हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में अब तक इसके हाइड्रोजन चैप्टर के 2 वीडियो आपको बना चुके हैं और ये आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम हाइड्रोजन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन का परिचय आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हैं हमारे, और ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ। स्टूडेंट्स, पहली विधि जो हाइड्रोजन हम बना रहे हैं उस विधि का नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। हम लैब मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं गाइज, कि लैब में कैसे हम यहाँ पर डाईहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक व्यवस्था होती है पूरी। इसमें क्या करते हैं, एक बुल्फ बोतल लेते हैं जो 2 मुंह वाली बोतल होती है। ये ऐसे 2 मुंह वाली बोतल बना देते हैं हम आपके लिए। ये देखिए, ये बोतल हमने बनाई। एक बोतल ये रही और दूसरी बोतल का मुंह हमने ये बना दिया। और देखिए गाइज, इन बोतलों को दोनों को हमने यहाँ पर एक संरचना ग्राही के रूप में रहती है वो बना दी है, जिससे हम कोई भी केमिकल है वो डालेंगे। और जैसे हम यहाँ से मोस्टली तनु एस्टोसोफोर और दानेदार जिंक डालते हैं, ये इसमें तनु एस्टोसोफोर मिला हुआ है और ये दाने दाने के रूप में यहाँ जिंक उपस्थित है। ऐसे दानेदार जिंक को लिया गया है। आपने यहाँ से डाला था तनु एस्टोसोफोर। एस्टोसोफोर का सभी नाम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है गाइज। और देखिए, इसमें आपने ये जस्ता मिला दिया है जिसको आप दानेदार जिंक कहेंगे। दानेदार जिंक है ये, ग्रेनुल जिंक है ये। अब इस नली की जो दूसरा मुंह है, इससे हम एक अलग से निकास नली लगा देंगे, समकोण पर मुड़ी हुई। और इस नली का हम सीधा संबंध एक असांकित गैस जार होता है उससे कर देंगे। ये नली एक पानी से भरे बीकर में डूबी रहेगी। ये देखिए, ये पानी से भरे बीकर में डूबी हुई है। और इस नली के मुंह पर हम एक परख नली रख देंगे या गैस जार रख देंगे। और जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें पानी का स्तर ऊपर चढ़ जाता है और इसमें जो गैस बनती है वो बुलबुलों के रूप में हमको यहाँ दिखाई देगी। ये देखिए, ये ऐसे बुलबुले हमको नजर आएंगे। ये जो बुलबुले हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, H2 गैस के बुलबुले हैं। तो इसमें जो गैस उपस्थित है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो स्टूडेंट्स, ये डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यानी कि डाई हाइड्रोजन का प्रयोगशाला में निर्माण ऐसे किया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम के बेस पर ही हम आपको अब लैंग्वेज लिखाने वाले हैं। तो देखिए ये लैंग्वेज इसकी सुनिए। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए प्रयोगशाला में यह दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाई जा सकती है। इन दोनों की मदद से बनाई जा सकती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक के साथ वुल्फ बोतल, नाम सुना होगा, अभी दो मुंह वाली बोतल का नाम बताया मैंने, वुल्फ बोतल में कराई जाती है। वुल्फ बोतल में कराई जाती है। तो चित्रानुसार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को थिसिल कीप, जो हमने फनल लगा रखा है उस कीप का नाम क्या है, थिसिल कीप है, जिसमें से हम तनु एस्टोसोफोर दानेदार जिंक को डालते हैं, थिसिल कीप बोलते हैं। थिसिल कीप के द्वारा बोतल में लिए गए दानेदार जिंक पर बूंद बूंद करके डालते हैं। बूंद बूंद करके डालते हैं। उत्पन्न गैस को, अब इसमें से कोई गैस बनेगी तो उस गैस को जल के अधोमुखी विस्थापन, ये टर्म क्या है भाई, इस टर्म का मतलब ये कि आपने गैस जार जैसे ही जल पर रखा तो जल का लेवल उसमें बढ़ गया, तो और जल विस्थापित हो गया, इसलिए नाम रखा जल के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा जल के ऊपर एकत्रित कर लेते हैं। जल के ऊपर एकत्रित कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा था कि वो जल के ऊपर एकत्रित हो गई थी। अब देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होगी। आपने जिंक में क्या मिलाया बेटाओ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4। अब देखिए धातु क्या करेगी, ये जिंक पर प्लस होता है, H पे प्लस होता है, लेकिन सल्फेट में -2 होता है। तो ये और जिंक पे +2 चार्ज होता है, तो ये प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, इस माइनस वाले से रिएक्ट करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट। ये क्या बन जाएगा गाइज, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कौन सी गैस इसमें निकल रही है, +H2, यहां से ये डाइहाइड्रोजन गैस का उत्पादन हो जाता है। बच्चों इस विधि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, आ, इस विधि में हम तनु ही क्यों ले रहे हैं। इस विधि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल है, आप सबको पता है। क्योंकि
यह एक प्रबल अम्ल होने के साथ साथ ऑक्सीकारक भी होता है बच्चों। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी कि वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तथा SO2 गैस में, SO2 गैस में अपचयित हो जाता है। तो ये अपना अपचयन किस में कर लेते हैं? SO2 गैस में। अगर ये SO2 गैस में अपचयित हो जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन कैसे बनेगी? तो स्टूडेंट्स इसकी रिएक्शन भी आपको बता देता हूं। इसकी रिएक्शन में जिंक 2H2SO4 से रिएक्ट करती है और ये सांद्र रहता है, तनु नहीं रहता। अब तो उस कंडीशन में जिंक सल्फेट तो बनेगी और साथ में इसमें दो पानी निकलता है, और लेकिन गैस डाइहाइड्रोजन की जगह पर कौन सी गैस बन जाती है? SO2 गैस बन जाती है और ये वातावरण में उड़ जाती है। तो अब बताइए, हम जो चाहते थे वो तो बना ही नहीं यहाँ पर। आगे बात समझ में। एक बात और, यहाँ हम इस प्रक्रिया में शुद्ध जिंक का उपयोग भी नहीं कर सकते बच्चों। शुद्ध जिंक का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध जिंक होता है ना बच्चों, वो अछिद्रित होता है, जिससे इसकी अभिक्रिया क्या होती है? धीमी होती है। जबकि अशुद्ध जिंक क्या होता है? छिद्रित होता है, जिससे अभिक्रिया की गति क्या? तीव्र हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ स्पेशल नोट नंबर अगर हम 2 डालें तो देखिए, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में केवल दानेदार जिंक, केवल दानेदार जिंक जो कि छिद्रित होता है, जो कि छिद्रित होता है, का ही प्रयोग करते हैं, का ही प्रयोग करते हैं। शुद्ध जिंक, शुद्ध जिंक का प्रयोग इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि यह अछिद्रित होता है। क्या होता है बच्चों? अछिद्रित, नॉन पोरस होता है, अछिद्रित होता है, इसलिए इसकी अभिक्रियाएं धीमी होती है, इसलिए इसकी अभिक्रिया, अभिक्रिया धीमी गति से होती है। तो दोनों बात हमने देख ली कि हम दानेदार जिंक का उपयोग करेंगे, उधर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स लैब मेथड। अभी आपको मैंने जो समझाया ये लैब मेथड था। अब बच्चों, हम दूसरा मेथड लेके आ रहे हैं जिससे हम डाइहाइड्रोजन बनाएंगे। उसका नाम है जलीय क्षार द्वारा, एक्वस बेस, जलीय क्षार द्वारा, एक्वस बेस द्वारा हम बनाने जा रहे हैं, जलीय क्षार द्वारा बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं? वही जिंक धातु लेंगे और उसकी प्रबल क्षारों से क्रिया करेंगे। यानी कि जब जिंक की क्रिया, जिंक भी ले सकते हैं और कोई दूसरी धातु भी ले सकते हैं, जिंक धातु की क्रिया प्रबल क्षारों से करते हैं। और प्रबल क्षार भी कौन सा है? जलीय वाला। प्रबल क्षारों से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस मुक्त होती है, डाइहाइड्रोजन गैस बन जाएगी बच्चों इस प्रोसेस में। सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखिए, जिंक धातु और जो आप NaOH ले रहे हैं, प्रबल क्षार ले रहे हैं, ये आपका कौन सा है? एक्वस है, जलीय है। अब देखिए, इसमें 2 सोडियम है, 1 जिंक है, तो पहले बनेगा Na2Zn, और इससे साथ में 2 ऑक्सीजन ले ली तो ये बन गया O2, प्लस साथ में कौन सी गैस निकल गई? H2 गैस यहाँ से निकल जाती है। और H2 गैस जब ये निकल जाती है तो ये जो लवण बनता है ये भी एक्वस कंडीशन में बनता है, जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट।
इस लवण का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ओके गाइज, तो ये दूसरा मेथड था हमारा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स तीसरे मेथड पर। तीसरे मेथड का जो नाम है वह है व्यापारिक उत्पादन। यानी कि अब हम इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर डाइहाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं। डाइहाइड्रोजन गैस की हमको नीड होती है, तो अब हम इसका व्यापारिक उत्पादन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो इसका उत्पादन निम्न विधियों के द्वारा करते हैं। इसमें कुछ अलग अलग विधियां आएगी, तो उसमें देखिए इसका उत्पादन उत्पादन निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। गाइज देखिए इसमें मेथड सुनिए। फर्स्ट मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा। जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, ये आपके लोअर क्लास में भी, 10th क्लास में भी ये मैटर आ चुका है। जल के वैद्युत अपघटन द्वारा हम डाइहाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। देखिए इस मेथड में होता क्या है बच्चों, इस मेथड में हम एक व्यवस्था बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम इसमें यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, धातु से बने होते हैं इलेक्ट्रोड। यहाँ प्लेटिनम धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड है। ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया और इसके साथ हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड और कनेक्ट किया, और ये बीच में हमने ये बिंदुपाती कीप लगा दिया ऐसा। ये संतुलन के लिए होता है। और यहाँ दूसरी तरफ भी हमने एक ऐसा ही इलेक्ट्रोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमने दूसरा इलेक्ट्रोड है ये भी कनेक्ट कर दिया है। एक इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है और दूसरा एनोड का नाम करता है। ये नाम आपने सुने होंगे स्टूडेंट्स कहीं पर, कैथोड। जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धनावेश आता है, लेकिन इस कैथोड की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन हो माइनस में होती है। ये एक इलेक्ट्रोड बना दिया हमने, और ये जो लास्ट बता रखे हैं ये कार्बन के बने होते हैं, इसलिए हम इसको कार्बन इलेक्ट्रोड भी नाम देते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड भी हम यहाँ नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक कैथोड है, तो दूसरा क्या है, ये एनोड है। और एनोड किसके रूप में है, प्लस के रूप में है। और देखिए हम इनको यहाँ पर स्टॉपर के द्वारा बंद कर देंगे। ये स्टॉपर लगाकर हम इनको यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने स्टॉपर लगा दिया है यहाँ पर। और हमने इनको यहाँ बंद कर दिया है। और बच्चों इसमें हम अम्ल मिश्रित जल भर देंगे अंदर। ये अम्ल मिश्रित जल है, यानी कि ऐसा जल जिसमें क्या घुला होगा, कुछ मात्रा में अम्ल भी घुला होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अम्ल मिश्रित जल। ये जो है भरा है हमने, इसका नाम है अम्ल मिश्रित जल।
देखिए बच्चों, इसमें क्या होना है, इसकी लैंग्वेज आप समझिए। इसमें क्या क्या हुआ, आपने इन कैथोड और एनोड को आप यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। लगभग 6 वोल्ट की बैटरी रहती है, उससे आप कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल का विघटन हो जाएगा, जल टूट जाएगा। और कैथोड पर बच्चों यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सी गैस उत्पादित करेगा, हाइड्रोजन गैस। और एनोड इलेक्ट्रोड पर जो हमको गैस मिलेगी वो यहाँ पर O2 गैस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी लैंग्वेज लिख रहे हैं अब आपके सामने। ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर अम्लीय जल, कौन सा जल, अम्लीय जल, अम्लीय जल के वैद्युत अपघटन द्वारा। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या है, विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी भी यौगिक को तोड़ना, वियोजित करना। वैद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जा सकती है, H2 गैस प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है। क्योंकि विद्युत, आप जानते हैं, प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, होती जा रही है। अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक नहीं। जानते हैं, जो चीज महंगी होगी हम क्या उसका प्रोडक्शन करेंगे क्या, जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, फिर तो समस्या तो आएगी सी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे हुई होगी। तो देखिए, सबसे पहले पानी लिक्विड स्टेट में, आप यहाँ विद्युत अपघटन करिए। विद्युत अपघटन में आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। आपने जल में क्या मिलाया, अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार, दोनों मिला सकते हैं। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला सकते हैं। और जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर डाइहाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, थोड़ी हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि जब आयनित होती है तो ये कैसे कैसे आयनित होती है, इसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे अब। तो देखिए, अगर H2O आयनित होता है तो कैसे आयनित होता है, H प्लस और OH माइनस में। ये जल का क्या हुआ, आयनन। जल का क्या हुआ गाइज, आयनन। अब देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि आयनन होने पर धनावेश, धनायन और ऋणायन बनेंगे। अब धनायन तो किसकी तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रोड प्रकृति में ऋणावेशित होता है। और आपको बताया कि मैंने कैथोड ऋणावेशित प्रकृति का होता है। तो H प्लस किसकी तरफ जाएगा, H प्लस किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं बच्चों। इसलिए H प्लस माइनस, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, H बनाएगा। तो ये यहाँ क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। अब ये जो हाइड्रोजन बनी है, ऐसे अन्य बनी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके गैसीय डाइहाइड्रोजन का निर्माण कर देता है। तो जिस तरीके से कैथोड पर रिएक्शन हुई है, सिमिलर एज एनोड पर भी रिएक्शन होनी है। एनोड पर, एनोड पर क्या होता है बच्चों, जो OH माइनस है उसकी सांद्रता हम 4 लेते हैं, 4 मोल के रूप में लेते हैं। और यहाँ एनोड धनावेशित प्रकृति का होता है, इसलिए इस पर ऋणावेश आता है। और बच्चों, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो 4 OH माइनस में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4 OH बचे।
इस प्रक्रिया का नाम हम क्या रखेंगे? ऑक्सीकरण रखेंगे। तो स्टूडेंट्स एनोड पर क्या होने लगा है? ऑक्सीकरण। अब ये जो 4 OH बनाया होता है ये टूट जाता है 2 मोल पानी और 1 मोल डाई ऑक्सीजन गैस में। तो हमने देखा गाइस कि किस तरीके से एनोड पर तो कौन सी गैस मिल रही है हमको? O2 गैस का उत्पादन हो रहा है, और कैथोड पर हमको कौन सी गैस मिल रही है? H2 गैस मिल रही है। तो इस तरीके से हम जल के विद्युत अपघटन द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए गाइज, चलिए अब दूसरे इसी में व्यापारिक उत्पादन में हम सेकंड मेथड ले रहे हैं आपके सामने, और उस सेकंड मेथड का नाम है ब्राइन विलियन द्वारा। ब्राइन विलियन स्टूडेंट्स, ये नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ब्राइन विलियन। देखिए ब्राइन विलियन क्या होता है? NaCl का जो तनु विलियन होता है वही ब्राइन विलियन होता है। इसके द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमको करना क्या है? इसके लिए हमें NaCl यानी कि ब्राइन विलियन का विद्युत अपघटन करना है, क्योंकि ये भी विद्युत अपघटन के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा, ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन, क्या? क्लोरीन तथा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में, NaOH के औद्योगिक निर्माण में डाई हाइड्रोजन मीन्स H2 उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होगी, वही सबसे पहले हम देखिए तो NaCl को आप तोड़ के देखिए। NaCl 2 मोल ले लीजिए, ये टूटेगा 2Na प्लस और 2Cl माइनस में। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब ऐसे कोई आयन प्राप्त होते हैं तो हम इन अभिक्रियाओं को एनोड और कैथोड पर संपन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ एनोड पर ये कैसे अभिक्रिया होनी है और कैथोड पर कैसे अभिक्रिया होनी है। तो गाइज एनोड पर सबसे पहले एनोड प्लस होता है, तो इस पर माइनस वाला आयन आएगा, और माइनस आयन अपने पास क्या? 2Cl माइनस है बेटा, एक्वस स्टेट में है, जलीय अवस्था में है। तो इसने बना दिया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब स्टूडेंट्स कैथोड पर भी क्रिया होगी। अब देखिए कैथोड पर क्रिया होगी तो कैथोड ऋणावेशित प्रकृति का होता है और इस पर धनावेश आना चाहिए। और लेकिन आपको पता है कि जो धनावेश और जो जल है उसमें से जो पहले जल है वो जाने का प्रयास करेगा, उसका वेग ज्यादा होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस और साथ में 2 OH माइनस आयन का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, अगर आप इसको ऐसा समझना चाहते हैं तो देखिए 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है? 2 सोडियम बना देता है। ये भी आप इसमें याद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ये कुल अभिक्रिया क्या हो गई? दोनों अभिक्रियाओं को हम एक साथ लिख देते हैं तो हमारे पास कुल अभिक्रिया आ जाती है। कुल अभिक्रिया में क्या है? 2 Na प्लस है, ये 2 Na प्लस यहाँ से ले गए हैं, साथ में 2Cl माइनस है, आप देख सकते हैं ऊपर से 2Cl माइनस ले गए हैं, साथ में 2 पानी है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले देखिए ये 2Cl माइनस है, ये 2 पानी ले लिए, ये 2 Na प्लस ले लिए हमने। स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें क्या है, इनकी क्रिया से क्या बनती है? Cl2 गैस बनती है, आप सबको पता है। देखिए ये Cl2 गैस बनी है, साथ में कौन सी गैस बनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है,
ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस बनी है, और ये हाइड्रोजन गैस अगर इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2H2 गैस बनेगी। साथ में आपको पता है कि यहाँ पर उत्पादन में 2 सोडियम भी बनी है, 2Na बनी है, और साथ में ये 2Na के साथ में 2 OH माइनस भी यहाँ पर निकले हैं, 2 OH माइनस भी यहाँ निकले हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस तरीके से NaCl के जल अपघटन पर NaCl के जल अपघटन पर Cl2H2 बना, साथ में Na और OH भी बन चुका है, Na और OH भी यहाँ पर बन चुका है। तो स्टूडेंट्स ये कुल अभिक्रिया होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और अगर हम इसमें अगली बात करें, ये ब्राइन विलियन का हमने विद्युत अपघटन किया है, और इससे हमने क्या बना दिया है, सिंपल तरीके से हमने डाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपके सामने बनाई है। देखिए हमारा मोस्ट मकसद क्या है, डाई हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना, ये हमारा मकसद है। तो स्टूडेंट्स इस व्यापारिक उत्पादन में हम तीसरा मेथड आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कोल गैसी प्रक्रम, कोल गैसीकरण प्रक्रम द्वारा, कोल गैसीकरण प्रक्रम द्वारा, प्रोसेस द्वारा, कोल गैसीकरण प्रक्रम द्वारा, प्रोसेस द्वारा। तो देखिए ये व्यावसायिक स्तर पर बनाने का सबसे अच्छा मेथड है कोल गैसीकरण। और इस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड में जो कोई हाइड्रोकार्बन या कोक होता है या कोल होता है, उसके ऊपर हम उच्च ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप प्रोवाइड करते हैं। भाप स्टीम होती है, H2 गैस की फॉर्म में होती है। तो उसकी स्थिति में यहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन इस गैस का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, सिंगेस कहते हैं, या संश्लेषण गैस कहते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को हम यहाँ 1 बाय 1 समझते हैं गाइज। तो देखिए हम इसकी लैंग्वेज आपको पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जिससे आपको ये प्रोसेस समझ में आने लगेगी। देखिए इस विधि में या इस प्रक्रम में डाई हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप सबको पता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोकार्बन अथवा कोल, कोल का मतलब कार्बन या कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कोल होता है, कोक होता है। कोल या कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, भाप से अभिक्रिया, अभिक्रिया कराने पर H2 गैस प्राप्त होती है, H2 गैस प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन से बताता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन एल्केन यहाँ पर ली जाएगी, और एल्केन में जो आपको रिएक्शन बताई जा रही है वो हम सामान्य सूत्र के द्वारा बता रहे हैं, CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। सभी बच्चे मुझे लगता है कि जानते होंगे ये एल्केन का क्या है, एक सामान्य सूत्र है। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होती है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब बच्चों हम इसको भाप की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, साथ में उत्प्रेरक भी लेंगे। तो n मोल जल के अणु लेंगे, और टेम्परेचर इस प्रक्रिया में 1270 केल्विन, और बच्चों उत्प्रेरक लेंगे निकल उत्प्रेरक। तो स्टूडेंट्स इसमें एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है NCO, क्योंकि यहाँ N कार्बन है और N ही ऑक्सीजन है, इसलिए आप यहाँ NCO लगा सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर साथ में H2 भी बनेगी, लेकिन H2 बच्चों यहाँ पर N से मल्टीप्लाई है, और यहाँ 2n+2 से मल्टीप्लाई, 2n+2 है, हाइड्रोजन है। तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि ये बैलेंस हो जाए, तो बच्चों मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा 2n+1। क्या लगाना पड़ेगा, 2n+1। तो 2n+1 लगाते ही
यहाँ देखिए आपकी जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, 4n+2 की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ नजर आएगी। तो 2n+2 तो यहाँ ही सही है, और साथ में ये n से मल्टीप्लाई भी है 2n, तो आप ये टोटल यहाँ बैलेंस करोगे तो ये 2n+1 यहाँ पर आएगा। तो बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्राप्त हुई है। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ एल्केन के एग्जाम्पल के रूप में मेथेन गैस ले लें, आप सभी बच्चे जानते होंगे मेथेन CH4 होती है, ये मेथेन आपने गैस ले ली और इसमें आपने स्टीम भाप को प्रोवाइड किया, ये जी है यहाँ पर, ये भाप होती है, ये भाप होती है, आपने यहाँ भाप प्रोवाइड की मेथेन में, टेम्परेचर बिल्कुल डिक्टो वही रखा, 1270 केल्विन टेम्परेचर रखा, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हुई जिससे स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, साथ में डाई हाइड्रोजन गैस का भी यहाँ पर उत्पादन हुआ। लेकिन गाइज यही काम कोक या कोल पर भाप को प्रोवाइड करके भी किया जा सकता है। ये कोल या कोक है, कोल या कोक है, इस पर यदि आप गाइज भाप प्रोवाइड कर दे कुछ कंडीशंस में, जैसे कि उच्च ताप 1270 केल्विन और उत्प्रेरक निकल, तब भी आप यहाँ जो गैस बनाएंगे वो गैस CO के साथ मिश्रित होगी और उस गैस को हम वाटर गैस कहते हैं। ये जो गैस है CO और H2 का मिश्रण, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वाटर गैस के नाम से जानते हैं। और इस वाटर गैस का उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, जैसे मेथेनॉल बना सकते हैं। इसलिए इस गैस का एक नाम और होता है गाइज, उस गैस का नाम संश्लेषण गैस या हम कहते हैं इसका नाम सिंगेस होता है। तो वाटर गैस का दूसरा नाम संश्लेषण गैस, संश्लेषण गैस या सिंगेस होता है। बच्चों इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वाटर गैस से अनेकों यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम संश्लेषण गैस या सिंगेस भी रखा गया है। ओके गाइज, तो देखिए ये जो CO प्लस H2 का मिश्रण है इसको हमने क्या नाम दिया था, तो CO एवं ये CO, C और O दोनों बड़े, ध्यान रखना, CO एवं H2 गैस के मिश्रण को, गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। यह मिश्रण, यह मिश्रण मेथेनॉल, नाम सुना होगा, मेथेनॉल का सूत्र बता देता हूं आपको, CH3OH इसका सूत्र होता है। मेथेनॉल तथा अन्य कई, अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के, अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के, कार्बनों के संश्लेषण में, अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में काम आती है, काम आती है। अतः इसे, अतः इसे संश्लेषण या सिंगेस कहते हैं, संश्लेषण गैस या सिंगेस कहते हैं, सिंगेस कहते हैं। बच्चों आजकल जो सिंगेस है ना वर्तमान में, वाहित मल, आजकल सिंगेस, आजकल सिंगेस वाहित मल, वाहित मल वही सीवेज वेस्ट होता है, अखबार, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छीलन, लकड़ी की छीलन आदि से भी प्राप्त की जाती है, आदि से भी प्राप्त की जाती है। तो बच्चों एक तरीका
सिंगेस प्राप्त करने का ये भी होता है, और बाकी हम कोल से भी सिंगेस प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोल से सिंगेस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कोल गैसीकरण कहते हैं। तो देखिए, कोल से कोल से सिंगेस का उत्पादन, कोल से सिंगेस का उत्पादन करने की प्रक्रिया, उत्पादन करने की उत्पादन करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को प्रक्रिया को कोल गैसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? कोल गैसीकरण। आपने स्टार्टिंग में यही टॉपिक लिखा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल गैसीकरण कहते हैं। समझ गए? कोल से आप सिंगेस प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए, अगर जो सिंगेस है, सिंगेस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड CO की आयरन क्रोमेट, बच्चों ये एक उत्प्रेरक होता है जिसका सूत्र होता है FeCrO4, आयरन क्रोमेट। उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर भाप से क्रिया कराने पर क्रिया कराने पर H2 गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। H2 गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, अब इसको हम रिएक्शन के बेस पे देखते हैं कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें कह रहे हैं या फिर ऐसे ही है। तो देखिए, इसमें रिएक्शन देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस, जब ये H2 यानी स्टीम यानी भाप इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स कुछ टेम्परेचर 673 केल्विन और आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक FeCrO4 की उपस्थिति में ये CO2 गैस बना देती है, CO में बदल जाती है और H2O से H2 गैस का उत्पादन हो जाता है। बच्चों, इस अभिक्रिया का नाम होता है भाप अंगार गैस स्थिति अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को ये जो आपने ऊपर अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया को भाप अंगार गैस एक नाम दिया गया है, भाप अंगार गैस स्थिति अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम भाप अंगार गैस स्थिति अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये था डाइहाइड्रोजन बनाने की विधि। स्टूडेंट्स, इसको हम और तरीके भी हमारे पास होते हैं, उनके द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो ये तो मुख्य मेथड थे। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि और भी कोई तरीके हैं कि जिनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। बिल्कुल, और भी बहुत सारे मेथड है जिसमें हम लेन प्रक्रम पढ़ेंगे, बोस की विधि पढ़ते हैं, सक्रिय धातु पर जल की क्रिया द्वारा बनाते हैं, धातु हाइड्राइड पर जल की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो हम बहुत सारे मेथड और पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड थे जिसमें हमने आज आपके लिए डाइहाइड्रोजन गैस बनाए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9785926350। Okay, contacts for more detail students. Thank you everyone for watching.